मैं उठ नहीं सका, मेरे नीचे का बदन पत्थर का हो गया। अरे वो कैसे? रत्ना ताज्जुब से बोली और ममदू एक ठंडी सांस लेकर कहने लगा। थोड़ी देर के लिए मुझे रंधेरा नजर आई, वो खूनी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर इसने कहा, गद्दार जलील कमीने इंसान, तुम इस कदर काबिल नफरत हो कि तुमसे जितनी नफरत की जाए कम है। क्या हो तुम? गौर किया है कभी तुमने अपने आप पर? गंदी नाली के कीड़े, रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुल्ली। मैंने तुम्हें इज्जत का वो मुकाम दिया बेशक जिसके काबिल तुम नहीं थे। तुम तो एक नापाक वजूद हो। तुमने ये नहीं सोचा कि रंधेरा एक ताकत है, एक शक्ति है, और इससे फरेब करके तुम कुछ नहीं पा सकोगी। मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और तुम पहले ही मरहले पर मेरे गद्दार बन गए। मेरे दुश्मन एसपी राजेंद्र कुमार को तुमने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं हो। जाओ पत्थर बनकर जिंदगी गुजारो। वो वापसी इसके लिए पलटी और मैं दर्द भरी आह में इसे पुकारता रह गया। मैंने इसे दुहाइयां दी, मैंने इससे कहा कि मैं आइंदा इसकी हर बात मानूंगा, लेकिन वो चली गई और मैं आज तक पत्थर बना हुआ हूँ। आह, मैं पत्थर बना हुआ हूँ। वो रोने लगा, फिर रोते रोते बोला, कसूर मेरा ही है, सारा कसूर मेरा ही है। अल्लाह ने इंसान को हाथ पांव दिए हैं, अकल दी है, मेहनत करने का हुक्म दिया है इसे, और वो आसान रास्ते तलाश करता है। एक लम्हे में अल्लाह की ज़ात से भटक जाता है। सोचने लगता है कि शैतान के रास्तों को अपनाकर जिंदगी की हर ऐश हासिल कर ले। वो ये नहीं जानता कि भटकने का एक लम्हा जिंदगी भर का रोग बन जाता है। आह, काश कोई मुझे मेरी असल जिंदगी वापस दे दे। इसके बदले वो मुझसे सब कुछ मांग ले जो मैं इसे दे सकता हूँ। अचानक ही रत्ना के दिल में एक ख्याल आया। उसने कहा, सुनो, तुमने संपूर्णी के लिए जाप किया था। हाँ, इस शैतान औरत के जाल में गिरफ्तार होकर मैंने ये गंदा काम भी किया था जो मेरे दीन धर्म के खिलाफ है, और संपूर्णी तुम्हारे कब्जे में आ गई थी। हाँ, वो मूर्ति मेरे ही पास थी, बल्कि है तो क्या संपूर्णी की कुव्वत रंधेरा की कुव्वत से ज्यादा थी? तो क्या? मैं समझा नहीं। आप तक की जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है, इससे ये जाहिर होता है कि संपूर्णी का जाप करके इसे अपने कब्जे में करने के बावजूद तुमने कभी इससे कोई काम नहीं लिया। रत्ना के इन अल्फाज पर वो सोच में डूब गया, फिर किसी कदर हैरत भरे अंदाज में बोला, हाँ ये तो है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। शायद तुमने ये गलती की है, या फिर इसकी वजह ये हो सकती है कि तुम इसके धर्म के नहीं हो और गंदे अलूम के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। जो बैर इसका होता है इसी का होता है। दूसरा चाहे कितना बड़ा ही शक्तिमान क्यों ना हो, लेकिन बैर सिर्फ इसी का हुक्म मानता है जिसने इसके लिए जाप किया हो। तुम अगर संपूर्णी से मदद मांगते तो वो जरूर तुम्हारी मदद करती। अब तो मैं लानत भेजता हूँ इन तमाम चीजों पर। ये देखो, ये संपूर्णी की मूर्ति मेरे पास है। थूकता हूँ मैं इसके चेहरे पर जो मेरा ईमान हराब कर दे। थूकता हूँ मैं। ये कहकर इसने मुजस्मा निकाला और उसे एक तरफ उछाल दिया। रत्ना ने जल्दी से इसे पकड़ लिया था, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब अमल हुआ। अचानक ही ममदू का निचला बदन मुतहरिक हो गया और वो खुशी से उछल पड़ा। ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। आह, मैं ठीक हो गया। वो खुशी से छलांगे लगाने लगा और फिर इसी तरह छलांगे लगाता हुआ इस खंडर से बाहर निकल गया। इसके कह कहे देर तक रत्ना को सुनाई दी और रत्ना मुस्कुराती निगाहों से दरवाजे की तरफ देखते हुए इन कहकहों को सुनती रही। ममदू दूर निकल गया था और रत्ना सोच रही थी कि अब क्या करे। दफ्तन ही इसे अपने हाथों में दबी हुई मूर्ति का ख्याल आया और इसने मूर्ति को देखते हुए कहा, अब मैं तेरी मालिक हूँ। वो तुझे मेरे हाथों में दे गया है, इस बात की तस्दीक या तरजीह पर कि मैं तेरी मालिक हूँ या नहीं, तो मेरे अहकामात पर अमल करेगी या नहीं। इन अल्फाज के साथ ही मूर्ति मुतहरिक हो गई। एक खूबसूरत सा छोटा सा वजूद जो संपूर्णी का था अंगड़ाइयां लेने लगा और फिर एक मध्यम सी बारीक सी आवाज निकली, हाँ उसने खुद मुझे निकाल कर तुझ पर फेंक दिया। मेरी बेइज्जती की इसने, चुनाचे तूने मुझे जमीन पर गिरने से बचाया। अब मैं तेरी मलकियत हूँ। तुझे ना मेरे लिए जाप करने की जरूरत है ना कोई और काम करने की। मैं तेरी हर बात मानूंगी, हर जगह तेरी हिफाजत करूंगी। इस पापी ने तो एक बार भी मेरा मान नहीं किया, कुछ समझा ही नहीं मुझे। इसने तो भला क्या गर्ज की कि मैं इसके काम आती। पापी जाए बाहर चूल्हे में। तुमने इज्जत से मुझे अपने हाथों में लिया है, अब तुम मेरी मालिक हो। अब मैं तुम्हारे हर काम आऊंगी। रत्ना का दिल खुशी से झूम उठा था। एक लम्हे के लिए इसे शरदा याद आई थी। शरदा धर्मा सिंह की कैदी बन चुकी थी और अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रही थी। पता नहीं इस कम बहुत चुड़ैल का माजी क्या था, लेकिन इस वक्त वो बड़े परेशान कुन हालात से गुजर रही थी। धर्मा सिंह ने जिस चालाकी से उसे शीशे के घर में बंद किया था, इसकी मिसाल नहीं मिलती थी। और वैसे भी वाकई अगर वो इस जादूगर की चालाकी का मुजाहरा ना करता तो शरदा को काबू करना इसके बस की बात नहीं थी। श्रद्धा उससे ज्यादा ताकतवर थी। इसकी शक्ति का जाल दीदा मजबूत था। एक तरफ वो रत्ना के लिए बेचैन थी क्योंकि रत्ना के साथ इसने अपनी जिंदगी की बहुत सी दास्तानें वाबस्ता कर ली थी और इससे बड़े फायदे उठाना चाहती थी, लेकिन इसे इस बात पर शदीद गुस्सा था कि रत्ना ने चालाकी से काम लिया था और इतना तवील साथ होने के बावजूद वो दिल से श्रद्धा की तरफ मायल नहीं थी। जबकि श्रद्धा समझती थी कि रत्ना ने इसको जो मुकाम दिया है वो बहुत बड़ा है और इसके हसूल के लिए
लाखों लड़कियां श्रद्धा के कदम चूम सकती हैं, लेकिन रत्ना गद्दार निकली। अब रत्ना के लिए इसके दिल में भी इंतकाम की आग थी और वो रत्ना को हासिल करके अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। धर्मा सिंह अलग रत्ना के चक्कर में था और सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल आया। वो सफर कर रहा था, इसका साजो सामान इसके कंधे पर होता था। हालांकि अपने मंदिर में वो आराम की जिंदगी गुजार रहा था और उसके लिए क्या मुश्किल था कि अपनी जादूगरी की चालों से काम लेकर खूबसूरत हसीन और नौजवान लड़कियों को अपने जाल में फंसा ले और इनका क्रियाक्रम कर डाले। लेकिन बात रत्ना की थी। वो रत्ना के प्रेम में गिरफ्तार हो गया था। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक रत्ना इसे दोबारा नहीं मिल जाएगी, वो इससे अपनी हवस की आग पूरी नहीं करेगा, चैन से नहीं बैठेगा। कभी कभी वो श्रद्धा को शीशे के घर में देख लिया करता तो इसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल जाती थी। इस शाम भी इसने एक जंगल में बसेरा किया था। चारों तरफ फू का आलम था, कहीं कहीं दरख्त नजर आ रहे थे, घास बिखरी हुई थी, माहौल अच्छा था, जगह जगह चट्टानें थी। ऐसे ही एक चट्टान के पास इसने अपना डेरा डाला था और इसके बाद वो आराम करने लेट गया था। फिर उसे श्रद्धा याद आई। उसने शीशे का घर निकाल लिया। श्रद्धा उसके अंदर मौजूद थी। धर्मा सिंह ने कहा, कहो श्रद्धा, नए घर में कैसे गुजर रही है? बात यह है धर्मा सिंह, ना तो मुझे मार सकता है और ना मैं तुझे मार सकती हूँ। हमारी शक्ति ने हमें इस खौफ से तो निकाल दिया है, लेकिन एक बात तू अच्छी तरह जानता है कि अगर तेरी चालाकी खत्म हो गई तो फिर तेरा मुझसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं होगा। धर्मा सिंह ने कहकहा लगाया और बोला, सच कह रहा हूँ श्रद्धा, जो लोग जीवन में दुश्मनी नहीं करते वो इंसान ही नहीं होते। अरे दोस्तियां तो सब ही कर लेते हैं, दुश्मनी का एक अलग मजा है। संसार में अगर इंसान के दुश्मन ना हो तो भगवान की कसम संसार जहन्नुम बन जाए। मुझे खुशी है कि मेरी एक ताकतवर दुश्मन मेरे पास मौजूद है। ये दोस्ती और दुश्मनी के खेल तो होते ही रहते हैं श्रद्धा। मैं जानता हूँ कि तू मरेगी नहीं और हो सकता है कि किसी वक्त तू आज़ाद भी हो जाए। बात तो इसी वक्त की है, मैं फिर देखूंगा कि तू मेरे खिलाफ क्या कर सकती है। और सुन, एक बात और भी सुन ले, मैं तुझे आज़ाद करूंगा श्रद्धा, तुझसे ये वादा करता हूँ कि तुझे आज़ाद करूंगा। लेकिन रत्ना को हासिल करने के बाद मेरा तुझसे कोई झगड़ा नहीं है। असल में तू रत्ना की साथी है। अगर मैं तुझे अभी आज़ाद कर दूं तो तू उसकी मदद करेगी और मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर सकूंगा। बस यही एक खराबी है श्रद्धा, वरना मेरा तेरा क्या झगड़ा। तो मुझे आज़ाद कर दे। रत्ना से अब भी मेरी दुश्मनी है, वो गद्दार है और उसने मेरी मोहब्बत से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि मेरे खिलाफ काम करती रही। मैं इसका बदला लूंगी। देख, संसार में जितने बड़े लोग गुजरे हैं वो इसलिए बड़े हुए हैं कि उन्होंने संसार पर कोई भरोसा नहीं किया। दुश्मनी दुश्मनी ही होती है और दोस्ती तो कुछ होती ही नहीं है। दोस्त लम्हों में दुश्मन बन जाता है, इसका मतलब है कि दोस्ती का कोई वजूद नहीं, दुश्मनी वजूद रखती है। और इंसान अगर अपने दुश्मन के साथ रियायत कर दे तो समझ लो कि इसने अपनी गर्दन काट ली। मतलब ये कि तुझसे दोस्ती तो कभी की ही नहीं जा सकती। हाँ, दुश्मनी के बहुत से रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। श्रद्धा दांत पीसकर खामोश हो गई। फिर धर्मा सिंह ने कहा, श्रद्धा, नाराज होने की बजाय मुझसे बात करो, हम लोग और भी तो बहुत सी बातें कर सकते हैं। मसलन तेरा क्या ख्याल है? रत्ना जयचंद के साथ भाग गई है। जयचंद तो एक बेवकूफ सा लड़का है, वो इसे कहाँ तक संभाल सकेगा? तू तो बड़ा ज्ञानी है, अपने ज्ञान में से तलाश कर लेना। जवाब में धर्मा सिंह हंस पड़ा, फिर बोला, तो बददस्तूर मिर्चें चबा रही है। अरे रत्ना को तलाश करते हैं, फिर देखेंगे कि वो दोनों के किस किस तरह काम आती है। श्रद्धा ने रुख बदल लिया और आंखें बंद करके खामोश हो गई। दिल ही दिल में वो कह रही थी, धर्मा सिंह, तेरी गलतफहमी तो मैं दूर कर दूंगी। मैं एक ऐसे मरहले से गुजर चुकी हूँ जिससे तू नहीं गुजरा। बेशक अमर शक्ति हासिल करके तूने और मैंने अपने आप को सदियों के लिए जिंदा कर लिया है, लेकिन ऐसा तरीका है कि तेरी ये शक्ति मेरे काम नहीं आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि अगर तेरी तकदीर ने जोर मारा और तेरी किसी ने मदद कर दी तो तू भी मेरी तरह आज़ाद हो जाएगा। खैर, ये वक्त से पहले की बात है। मैं जानती हूँ कि तेरे चुंगल से निजात हासिल करने के लिए मुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन श्रद्धा को पापड़ नहीं बेलने पड़े। उसी रात उसे आज़ादी का एक मौका नसीब हो गया। धर्मा सिंह ने अपना सामान कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए एक चट्टान पर रख दिया, जिसके पास वो आराम करने के लिए लेटा था। चट्टान कोई 8 फुट ऊंची थी और नीचे भी पथराली चट्टानें ही थीं। थोड़े फासले पर सब्जा उगा हुआ था, लेकिन धर्मा सिंह ने आराम के लिए और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए ये स्पॉट रास्ता और स्पॉट जगह मुंतखब की थी। जंगल के जानवर, खास तौर से ऐसे जानवर जो रात को अपनी खुराक की तलाश में निकलते हैं, तलाशी रिज़्क में निकल पड़े थे। एक लोमड़ी भी न जाने कितने घंटों से धर्मा सिंह की ताक में थी। धर्मा सिंह से तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर ऐसे मुसाफिरों के सामान से अक्सर खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब हो जाया करती हैं। लोमड़ी इसी चक्कर में थी कि धर्मा सिंह सो जाए तो ज़रा उसके सामान की तलाशी ले डाले। और जब अच्छी खासी रात हो गई तो चालाक लोमड़ी चट्टान के पास पहुंची और उछलकर चट्टान पर चढ़ गई। उसने धर्मा सिंह के सामान की पोटली तलाश करना शुरू कर दी और
वो बोतल जिसमें शरदाबान थी कि उस अमल से लड़खड़ा कर नीचे गिरी और फिर लुढ़कती हुई चट्टान के किनारे तक पहुंच गई और वहां से नीचे जमीन पर गिरकर चटाक से टूट गई। शरदा जो इस वक्त आधी नींद में डूबी हुई थी उछल पड़ी। उसे थोड़ी सी चोट भी लगी थी, लेकिन सर्द हवा के झोंकों ने अचानक ही उसे ये एहसास दिलाया कि खुशगवार वाकया हो गया है। ये सर्द हवा बराह रास्त उसके बदन को लग रही थी। चुनाचे वो फौरन ही होश में आ गई। उसने बोतल के बिखरे हुए टुकड़े देकर फिर बर्क रफ्तारी से एक तरफ छलांग लगा दी। इस वक्त उसका कद बिल्कुल नन्हा सा था। वो फुर्ती से झाड़ियों में घुस गई। उसे खौफ था कि धर्मा सिंह बोतल के गिरने की आवाज से चौंक कर जाग उठेगा और उसका ताकुब करेगा। अभी जब तक वो सही शक्ल में ना आ जाए उसके लिए मुश्किल ही है। चुनाचे वो रुके बगैर भागती चली गई और काफी दूर निकल आई। लेकिन काफी दूर का मतलब इसके अपने नन्हे कदमों से ताल्लुक रखता था और वो इसके मुताबिक दूर निकल आई थी। यहाँ कई घने दरख्त नजर आ रहे थे। इनकी आड़ में वो रुकी और फिर दूर तक का जायजा लेती रही। बोतल टूटने की आवाज से धर्मा सिंह नहीं जागा था। वो गहरी नींद सो रहा था। कभी कभी ऐसा ही होता है कि गहरी नींद सोने वाले गहरे नुकसान से दो चार होते हैं। श्रद्धा ने यहाँ रुकने के बाद वहाँ देर तक का जायजा लिया और जब इसे कोई तहरीक महसूस ना हुई तो इसने अपना अमल शुरू कर दिया। अब इसके सीने में इंतकाम का लावा उबल रहा था और वो अपनी तमाम दर ताकत से काम लेकर पहले धर्मा सिंह से निपटना चाहती थी, क्योंकि तकदीर ने इसे ये मौका दे दिया था। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और फिर होंठों ही होंठों में मुस्कुराने लगी। कुछ लम्हे तक वो मंतर पढ़ती रही, फिर इसने अपनी दोनों मुठियां बेंची और अचानक ही इन्हें जमीन की तरफ कर दिया। मुठियों से बारीक बारीक पत्थर के टुकड़े निकलकर गिर पड़े और इन पत्थर के टुकड़ों से धुआं उबलने लगा। ये उबलता हुआ धुआं कोई 2 फुट तक बुलंद हुआ और इसके बाद इसमें से अजीबो गरीब किस्म के इंसानी जिस्म नमूदार हुए। इनके सर गंजे थे, हाथ पांव दुबले पतले, आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थीं। 2-2 फुट के तकरीबन 15 या 16 पुतले मुकम्मल होने के बाद सर झुकाकर खड़े हो गए। श्रद्धा का वजूद अपनी असल शक्ल इख्तियार करता जा रहा था और अब वो मुकम्मल वजूद में आ गई थी। उसने गरूर भरी निगाहों से अपने इन बेरों को देखा और फिर बोली, मेरे भैरों, तुम जानते हो कि मुकाबला एक जादूगर से है। इसका नाम धर्मा सिंह है। ना मुझे वो कत्ल कर सकता है और ना मैं इसे। लेकिन जिस तरह मेरे दुश्मनों ने मुझे जमीन में दफन कर दिया था, इसी तरह मैं उसके साथ भी वही सलूक करना चाहती हूँ और यही एक तरीका है उससे निजात पाने का और उससे बदला लेने का। तुम फौरन उसके लिए कब्र तैयार करो। बेरे फौरन ही मसरूफ हो गए थे। एक दरख्त मुंतहिब करके श्रद्धा ने नहायत चालाकी से एक गहरा गड़ा तैयार कराया और इसके बाद बैरों ने आन की आन में ही ये काम मुकम्मल कर लिया। श्रद्धा ने इन्हें मजीद हदायत दी। अब इसके होंठों पर एक कामयाब मुस्कुराहट थी। वो जो कुछ बहुत करती आई थी वो बड़ी अहमियत का हामिल था। बैरों ने गर्दन हाम की और इसके बाद वो एक तरतीब से खड़े हो गए और रफ्ता रफ्ता इनके बदन नई शक्ल इख्तियार के। अब वो नन्हे नन्हे हसीन पोते बन गए थे जिनमें खुश रंग फूल खिले हुए थे। श्रद्धा मुस्कुराती निगाहों से इन्हें देख रही थी। जो कब्र इसने तैयार कराई थी, इसके चारों तरफ ये नन्हे नन्हे पौधे खड़े हो गए थे। वो जगह बहुत हसीन लग रही थी। श्रद्धा कब्र की दूसरी जानिब इत्मीनान से बैठ गई। इसने अपने जिस्म पर एक खूबसूरत लिबास सजाया था और बड़ी मुतमईन नजर आ रही थी। इसकी पुश्त पर एक दरख्त था। वो दरख्त के तने से पुष्ट लगाकर इत्मीनान अंदाज में सुबह का इंतजार करने लगी। वो जानती थी कि धर्मा सिंह के लिए ये सुबह बड़ी खौफनाक होगी और ये हकीकत थी। धर्मा सिंह जाग गया। वो मामूल के मुताबिक जागा था और उसे किसी किस्म का कोई एहसास नहीं हुआ था। उसने हाथ उठाए और तांबे का बना हुआ एक बर्तन उसके हाथ में आ गया जो पानी से भरा हुआ था। इस बर्तन से इसने मुंह हाथ धो वगैरह धोया और इसके बाद अपने लिए नाश्ता तलब कर लिया। ये सारे काम आसानी से हो गए थे। नाश्ते वगैरह से फरागत पाने के बाद वो चाटान पर रखे अपने सामान की जानिब मुतवज्जो हुआ। वो बोतल में बंद श्रद्धा को देखकर उससे कुछ बातें कर लिया करता था। चुनाचे बुलंद चट्टान पर रखे हुए सामान की जानिब इसने हाथ बढ़ाए तो अचानक ही इसे तब्दीली का एहसास हुआ और दूसरे ही लम्हे वो उछल पड़ा। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ के आसार उभर आए थे और इसके बाद वो एक चीख मारकर चट्टान पर चढ़ गया। चट्टान के दूसरी जानिब इसे टूटी हुई बोतल के टुकड़े नजर आए और इसने चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। चट्टान के दूसरी जानिब टूटी बोतल देखकर इसके हलक से वहशियाना आवाजें निकलने लगी। ये कैसे हो गया? आह, ये कैसे हो गया? निकल गई, कुतिया की बच्ची निकल गई। उस पर दीवानगी सी तारी हो गई थी। वो इधर उधर भागने लगा था। फिर कुछ सोचकर वो वापस पलटा, दोबारा चट्टान पर चढ़ा और दूर दूर तक देखने लगा। इसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। फिर इसने कहा, नहीं, वो नहीं निकल सकती। वो निकल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। किधर है वो? रास्ते का तयन करो, मुझे बताओ कि वो किधर है गोमा, इसने कहा और कुत्ते की शक्ल का एक बोना जैसे दरख्त पार से जमीन पर कूद पड़ा हो। इसके कान इसके सर से ऊंचे थे। गर्दन कंधों पर रखी हुई थी। कद 2 फुट से ज्यादा नहीं था। इसने दोनों हाथ सीने पर रखकर गर्दन झुका दी। किधर है वो गोमा? किधर गई है? मुझे जल्दी बता। महाबिल्ली वो चूंके
خود بھی کالی چڑیل ہے اس لیے ہم اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ پیلی لکیر اسی کے قدموں کی ہے، اگر تم اس پیلی لکیر کے ساتھ چلے جاؤ تو اس کا پتہ پا لو گے، گوما نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور دھرما سنگھ کی نگاہیں اسی جانب اٹھ گئیں۔ پیلے رنگ کا ایک نشان دور تک چلا گیا تھا۔ دھرما سنگھ نے اپنا سامان وہیں چھوڑ دیا تھا، اس پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس پیلی لکیر پر دوڑنے لگا، اس کے دوڑنے کی رفتار بہت تیز تھی، چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں شردا درخت کے تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں باندھ کیے بیٹھی تھی۔ اس نے شردا کو دیکھ لیا اور اس کے چہرے پر جنون کے آثار پھیل گئے، پھر اس نے کہا، تو عورت ہے شردا اور میں مرد ہوں، اگر جادو منتر کی قوتیں کمزور پڑ جائیں تو بدن کی قوتیں کام آتی ہیں۔ اور پھر وہ نفسیاتی طور پر اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں ننھے ننھے خوبصورت پھولوں کے پودے اس کی اور شردا کے درمیان حائل تھے۔ اس نے گھراتے ہوئے شردا کو آواز دی اور شردا نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ تو سچ مچ شیطان کی اولاد ہے، آخر تو نے بوتل کیسے توڑ دی؟ اس بوتل کو تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اگر شردھاوتی ہے تو مجھے اس بات کا جواب دے کہ کون سی شردا تھی۔ جواب میں شردا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کہا، مہاراج یہ میری نہیں ایک لومڑی کی شردا تھی۔ کیا مطلب؟ بیچاری خوراک کی تلاش میں اوپر چڑھی تھی، آپ کے سامان کو ٹٹولا تھا اور بوتل نیچے گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ او تبھی تو میں کہوں کہ تو اتنی شردھاوتی تو نہیں ہے کہ اپنی شردا سے میری بوتل توڑ دے۔ ہاں مہاراج، ہم لوگ دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹکر کے ہیں، دھرما سنگھ ہے میرا نام، سمجھی؟ اپنے آپ کو میری ٹکر کا سمجھتی ہے پاگل؟ ارے تو ہے کیا، چٹکیوں میں مسل کر راکھ بنا دوں گا تجھے۔ وہ تو میں ایسے ہی اپنے ساتھ تجھے بوتل میں بند کیے رکھا تھا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ ٹھہرو تو صحیح مہاراج، ذرا سی بات تو سن لو، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اگر میں چاہتی تو یہاں سے بہت دور نکل سکتی تھی، ایسے گم ہو سکتی تھی میں کہ تمہارے سارے بیر مل کر بھی میرا پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن جانتے ہو یہاں میں کیوں موجود ہوں؟ چل بتا دے، تو خود ہی بتا دے، تمہاری ساری اکڑ نکالنے کے لیے، تمہارے سارے گیان ختم کرنے کے لیے۔ جواب میں دھرما سنگھ نے ایک زوردار قہقہا لگایا، اور تو سمجھتی ہے کہ تو یہ کام کر لے گی؟ ہاں مہاراج کر لوں گی۔ کیسے؟ کیا تو یہ بات نہیں جانتی کہ میری شکتی امر ہے اور میں ابھی سینکڑوں سال جیوں گا؟ ہاں مہاراج، نہ تم مجھے قتل کر سکتے ہو نہ میں، تو پھر مجھے اپنی شکتی کے جال میں قید کرے گی کیا؟ ہاں مہاراج، میں نے وہ عمل تیار کر لیا ہے جس سے تمہاری یہ امر شکتی ختم کر دی جائے گی اور تم صدیوں کے لیے خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ کر سکو، اس کا میں نے بندوبست کر لیا ہے مہاراج، شردا نے کہا، اور پھر اس نے اپنے لباس سے ایک چکور پتھر نکالا، اس سے زمین پر دائرہ کاٹنے لگی۔ دھرما سنگھ اپنی جگہ کھڑا ہوا اس دائرے کو دیکھ رہا تھا، اچانک ہی شردا نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اس دائرے پر پھونک ماری اور دائرے میں سفید پانی نمودار ہو گیا۔ دھرما سنگھ اسی جگہ کھڑا دلچسپی سے اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ شردا نے کہا، مہاراج اگر تم چاہو تو میرے اس جادو کے ٹھنڈارے میں اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہو۔ دھرما سنگھ دلچسپی سے بے اختیار آگے بڑھا اور جیسے ہی اس نے گھاس پر قدم رکھے، جوان پودوں سے نکلنے والے پتوں سے بنی ہوئی تھی، اچانک ہی اس کا سارا بدن غائب ہو گیا۔ وہ گڑھے میں گر پڑا تھا، کناروں پر کھڑے ہوئے پودوں نے قہقہے لگائے اور اپنے اصلی بیروں کی شکل اختیار کر گئے، پھر انہوں نے وہ مٹی اڑائی کہ سارا ماحول گرد و غبار سے اٹھ گیا۔ وہ مٹی سے اس گڑھے کو بھر رہے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد گڑھا اوپر تک بھر گیا، دھرما سنگھ دفن ہو گیا تھا، اس کی باقاعدہ ایک قبر سی بن گئی تھی۔ شردا کے قہقہے آسمان کو چھونے لگے، اس نے قبر کے پاس آ کر کہا، دھرما سنگھ یہ تھا تمہارا انجام، اصل میں یہ تجربہ مجھے کسی اور نے دیا تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میرے لیے بھی ایک ایسی ہی قبر بنائی گئی تھی اور میں اس قبر میں دفن تھی۔ اب اس قبر کو اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک باہر کا کوئی آدمی اس قبر کو نہ کھولے اور تمہیں باہر نہ نکالے، آرام سے سوتے رہو دھرما جی۔ سچی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہے تھے نا کہ میں عورت ہوں اور تم مرد ہو کر اپنی جسمانی قوتوں سے کام لے کر ایک عورت پر قابو پا سکتے ہو، لیکن تم یہ بات نہیں جانتے دھرما سنگھ جی کہ ایک عورت کا دماغ کتنا تیز ہوتا ہے، وہ تمہارے جسم کی قوتوں پر حاوی ہوتا ہے۔ دھرما سنگھ مہاراج تم آرام کرو، میں اس سفید ناگن کو دیکھتی ہوں جو میرے چنگل سے نکل گئی ہے، دیکھوں گی اسے وہ کتنی پریم پجارن ہے، اس کے بغیر میرا کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے اس کی تلاش ہے مہاراج، وہ مجھے مل گئی تو دیکھنا کیا تماشے دکھاتی ہوں میں، میری مراد رتناوتی سے ہے، شردا نے کہا، اور پھر اپنے بیروں کی طرف دیکھ کر بولی، شاباش میرے بیروں، تم نے میری لاج رکھ لی ہے، چلو اب تم وہ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کیے تو سارے پتلے ایک دم دھوئیں میں تحلیل ہو گئے اور اس کے بعد یہ دھواں فضا میں اڑنے لگا۔ جب یہ دھواں ختم ہو گیا تو شردا نے ایک جانب قدم بڑھا دیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔